आप सभी का एक्सपोनेंशियल एकेडमी में स्वागत है और आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां हम बेसिकली तौर पर इंटीग्रल इक्वेशंस पर बात करेंगे। इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर हमें करीब 7th के आसपास चैप्टर्स कवर करने की ज़रूरत होती है और ऐसे में हर एक चैप्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें सबसे पहले बेसिक्स, इससे बनने वाले एग्जाम्पल्स और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर बनाएंगे और इनमें से बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली तौर पर आपके एग्जाम सॉल्व में पूछे जाते हैं और अदरवाइज आप इन सारे क्वेश्चंस के अलग अलग वेराइटीज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली टैकल्स कर सकते हैं। एक बात और है कि पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस में आपको इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो किन्हीं को अगर इंटीग्रेशंस से रिलेटेड अगर कुछ समस्या भी हैं तो इसमें मेनली हम उन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे जो छोटी छोटी बेसिक सी आइडिया इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर आती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला भूल चुके हो, इंटीग्रल्स की आइडिया अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी डालती है तो उन तमाम चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करें। आइए अब हम बात करते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस पर। तो इंटीग्रल इक्वेशंस की शॉर्टली अगर आप एक कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो बस आप इतना समझिए कि एक ऐसा इक्वेशंस जिस इक्वेशंस के अंदर इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व हो और उस इंटीग्रेशंस के अंदर आपके सामने अननोन फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इससे क्या मतलब है ये ज़रा आप बता दो। यानी कि हम अगर शॉर्टली इंटीग्रल इक्वेशंस को समझे तो कोई कहे कि इंटीग्रल इक्वेशंस है क्या, तो हम कहेंगे कि एक ऐसा इक्वेशंस जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी वहाँ इंटीग्रेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, इंटीग्रेशंस के अंदर जो है वो हमारे पास एक अननोन फंक्शंस होनी चाहिए। अब ये क्या है आइए हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपने कई बार इक्वेशंस अगर आप देखते हो, मान लेते हैं हम ऐसा इक्वेशंस लिखें 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, तो आप इसमें से y निकालने की कोशिश करते हो। 3y इज इक्वल टू 6 माइनस का 4x और यहाँ से y इज इक्वल टू आप निकालते हो 6 माइनस का 4x अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली तौर पर y निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो y हमारा होता है हम बेसिकली तौर पर इसको अननोन फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। तो इन दिस सिचुएशन जब हम इंटीग्रल इक्वेशन सीखेंगे तो इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर क्या होगी कि इंटीग्रेशंस तो इन्वॉल्व होंगी ही, इस इंटीग्रेशंस के अंदर एक अननोन फंक्शन आएगा जिसको हम बेसिकली तौर पर yx कहेंगे और यहाँ पर लगाएंगे dx। अब ये जो yx है क्योंकि ये अननोन है तो हम इसी चीज़ को निकालने का हम यहाँ पर पूरी बात करेंगे, यानी कि इसी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ हमारा इंटीग्रल इक्वेशंस खत्म हो जाती है। यानी हम सिंपली कहें तो पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर हमें एक इंटीग्रेशंस होंगी, उस इंटीग्रेशंस के अंदर हमारे पास अननोन फंक्शंस अवेलेबल होंगी और उन्हीं अननोन फंक्शंस को निकालने का पूरा प्रोसेसिंग हम इंटीग्रल इक्वेशंस में सीखते हैं। अब इसी को निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड की यूज करते हैं और उन्हीं मेथड को हम अलग अलग चैप्टर वाइज सीखते हैं और उसमें सबसे पहले वेरिफिकेशंस, फिर हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल, यहाँ तक कि हम सेपरेबल और बाकी सारे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन वो खैर आगे आने वाली चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो 100 बातों की एक बात अगर हम शॉर्ट में कहें तो एक इंटीग्रल इक्वेशंस ऐसा इक्वेशंस होती है जिसके अंदर इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व होती है और उस इंटीग्रेशंस के अंदर एक अननोन फंक्शन होती है और उन्हीं अननोन फंक्शंस को निकालने का पूरा प्रोसेसिंग हम इस पूरे चैप्टर्स या पूरे टॉपिक्स के अंदर सीखते हैं और इसी के लिए हम अलग अलग मेथड की चर्चा करते हैं जो हमारे पास अलग अलग चैप्टर या वेराइटीज में देखने को मिलती है। इतनी बातें हो गई, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी कि भाई इंटीग्रल इक्वेशंस क्या है। तो आइए अब हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। तो अगर हम इंटीग्रल इक्वेशंस को देखना चाहें या समझना चाहें तो हम सबसे पहले उसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशंस की हमारे पास यहाँ सबसे पहले एक जनरल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और जनरल फॉर्म के बाद हम उसके अलग अलग पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ों को बहुत विस्तार से समझेंगे। तो जनरल फॉर्म में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखो कि एक इंटीग्रल इक्वेशंस दिखती कैसे हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास होती है hx और हम यहाँ लिखते हैं yx, राइट साइड में हम लोग लिखते हैं fx प्लस का यहाँ डालते हैं लेमडा, लोअर लिमिट ax, अपर लिमिट हमारे पास यहाँ हम लिखते हैं bx और यहाँ पर एक लगाते हैं kxt
एंड यहाँ पर हम लगाते हैं वाई टी एंड डी टी। ठीक है, अब इस सिचुएशंस में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि y के जगह पर yt यूज किया गया है। इसका मतलब ये हमारा अननोन फंक्शन है और ये अननोन फंक्शंस हमारे इंटीग्रेशंस के अंदर है। दैट मीन्स ये हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशंस बना करके दे रही है। सपोज अब यहाँ पर इस चीज़ों को एक एक करके एलोबरेट करेंगे कि यहाँ hx क्या है, yx क्या है और fx क्या है, लेमडा क्या है, लोअर लिमिट में ax bx क्या है, kxt क्या है, yt एंड dt क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी इंटीग्रल इक्वेशंस को लिखने का एक और फॉर्म होता है, क्या है कि हम इसी इंटीग्रल इक्वेशंस को hx यहाँ पर लिख सकते हैं ux एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा जाता है fx प्लस का लेमडा, लोअर लिमिट ax, अपर लिमिट का bx और यहाँ पे कर्नल ऑफ xt और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इस बार ut dt। यानी चेंज कितना हुआ, बस हमने yx जो यूज कर रहे थे उसके जगह पर वो ux एंड ut यूज कर सकता है। यानी इससे भी आपको घबरानी नहीं है, बात यही है कि इस बार अननोन फंक्शंस के रूप में yx को लिया था, इस बार ux को लिया है। तो कई बार आपके क्वेश्चन में ऐसे दिखेंगे तो आप कंफ्यूजन ना हो, ये सिंपल सी लॉजिक है। कई बार इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका वो ऐसे भी लगाता है hx ux इज इक्वल्स टू fx प्लस का लेमडा, लोअर लिमिट ax, अपर लिमिट में bx एंड यहाँ पर kx जाए और यहाँ पर u जाए एंड d जाए, इस तरीके की चीज़ें वो लिखती हैं। तो इससे बेसिकली ज़्यादा कुछ चेंजिंग हुआ नहीं, जहाँ जहाँ वो t यूज कर रहा था वहाँ पर ये सिंबल्स का यूज कर लिया है और इसका मतलब बस इतना ही है कि इससे भी हमारे क्वेश्चंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। कई बार अगर क्वेश्चन इस टर्म में दिखा हो, थोड़ा अजीबो गरीब लिखा हो, तो आप इसको नए वेरिएबल्स में भी चेंज करके बना सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है जाय के टर्म में, तो उसको टी टर्म कंसिडर कर लो और फिर पूरे क्वेश्चंस को बना लो। तो ये सारी क्वेश्चन लिखने की उसकी टेक्निक्स है किताब के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर, आपके एग्जाम हॉल के अंदर। तो आप जब लगातार टी के टर्म में पढ़ोगे सारे सिचुएशंस को और अचानक से ये क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराना नहीं है। बेसिकली इसको आपको टी के टर्म में कन्वर्ट करके, यानी जहाँ जहाँ ये सिंबल दिख रही है उसको टी लिख करके आप पूरे को सॉल्व कर लो, आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, इतनी ही बातें हैं। हमने ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस पहले रख ली है ताकि आप कभी भी ऐसे कुछ देखो तो ज़्यादा आप घबराओ ना। बाकी हम इस पूरे टॉपिक्स के अंदर जब हम क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो हम लोग अक्सर यूज करेंगे एक्स और टी के टर्म। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम फिलहाल इन तमाम चीज़ों के जनरल केस तो हम देख लिए कि ये इस टाइप के वो आपके एग्जाम हॉल में लिख करके दे सकता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो वो हमने डिस्कस कर लिया, इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और हम बाकी इस पर चर्चा करेंगे। तो इन दिस केस अब यहाँ पर आते हैं और बाकी सारे कंडीशंस पे डिस्कस करते हैं कि hx क्या है, yx क्या है, इज इक्वल्स टू fx प्लस का लेमडा ax bx एंड kxt yt dt क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे चीज़ों पर बात करें तो हम मोटा मोटी सबसे पहले ये लेमडा जो आपको दिख रही है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेमडा को हम बेसिकली तौर पर यहाँ पर पैरामीटर कहते हैं, या हम बेसिकली तौर पर पैरामीटर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। पैरामीटर कहने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली लेमडा की वैल्यू वो चेंज करते रहेंगी अलग अलग इंटीग्रल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कई बार लेमडा की वैल्यू 1 हो सकती है, कई बार लेमडा की वैल्यू 2, कई बार हाफ हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। दैट मीन्स ऐसे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं दो चीज़ों के बारे में। ये जो आपके पास लोअर लिमिट में x दिख रहा है, ये हमेशा आपके पास कांस्टेंट होती है, इस बात को ध्यान में रखनी है। ये आपके पास हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कहने का मतलब वहाँ कोई नंबर आएगा, जैसे 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। ये हमेशा आपके सामने एक कांस्टेंट ही नंबर रहेंगे। लेकिन जब आप bx की बात करते हो तो bx आपके पास दो वेराइटीज को देखने को मिलेंगी। एक बार हो सकता है कि वो आपके पास कांस्टेंट दे दे और हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल दे दे। ठीक है, तो इससे आपके पास इंटीग्रल इक्वेशंस दो वेराइटीज में देखने को मिलेंगी। एक बार तो हो सकता है वो आपको कांस्टेंट
ऊपर में लिख करके क्वेश्चन पूछ दे, एक बार हो सकता है कि वहाँ कोई वेरिएबल लिख करके आपको क्वेश्चन पूछ दे। कांस्टेंट से क्या मतलब है कि ऊपर में 2, 3, 4, 5 लिख करके आपको इंटीग्रल इक्वेशन बना के दे दे, तो वो वेराइटी हो गया। कई बार ऊपर में वेरिएबल लिख दे, जैसे एक्स लिख दे, वाई लिख दे, या बेसिकली तौर पर आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर टाइप के टर्म लिख दे, तो फिर आप कैसे बनाओगे, ये सिचुएशंस आपके पास रहती है। लेकिन अगर आपके पास बी एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसके अकॉर्डिंग हम इस इंटीग्रल इक्वेशंस को एक नया नाम देते हैं और इसे हम बेसिकली तौर पर फ्रेडोल इंटीग्रल कहते हैं, ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, जब ये वेरिएबल होती है तो हम इसे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है जी, ये दो नाम है जिसको समझनी है कि अगर अपर लिमिट अगर आपके पास वेरिएबल है तो हम वोल्टेरा कहेंगे, भी से वेरिएबल, भी से वोल्टेरा, और अगर आपके पास कांस्टेंट ऊपर है तो हम इसको फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। इतनी बात है जिसको समझ के चलनी है। अब आते हैं, थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं और यहाँ बात करेंगे के एक्स टी, इसके बारे में। के एक्स टी में अगर हम समझेंगे तो ये हमारे पास जो के एक्स टी है वो बेसिकली तौर पर आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अब फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी का कहने का क्या मतलब है कि बेसिकली तौर पर के एक्स टी के जगह पर कहीं ना कहीं एक्स और टी का टर्म इन्वॉल्व होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब है कि उसमें एक्स और वाई का टर्म इन्वॉल्व होगा। अगर हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब उसमें एक्स वाई जेड का टर्म इन्वॉल्व होगा। दैट सिंपल सी लॉजिक समझ के चलनी है। यहाँ अगर एक्स टी लिखा है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा, वो होगा एक्स और टी का टर्म। हो सकता है कि केवल एक्स वाला ही मिले, हो सकता है कि टी वाला मिले, हो सकता है कि ये दोनों मिले, एक्स और टी। तो ये बेसिकली तौर पर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कहने का ये मेरा पूरा मतलब होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं के एक्स टी का कोई नाम है क्या, तो हम बेसिकली तौर पर इसको कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। इस बात से आपको समझ करके चलनी है। ठीक है जी, इतनी बातें हैं जो हम इंटीग्रल इक्वेशंस में बात कर रहे थे। के एक्स टी क्या है, तो हम कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं, जिसमें एक्स एंड टी के टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे अब जब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई साहब, ये एफ एक्स क्या है। देखो ये एफ एक्स जो है वो बेसिकली तौर पर फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि देखो यहाँ एक्स का टर्म इन्वॉल्व है, तो केवल एक्स का टर्म इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास एक्स के टर्म मिल सकते हैं या तो कोई कांस्टेंट मिल सकती है। दैट सिंपल। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बात बता देते हैं, ध्यान से समझो। अगर हमने लिखा कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको पास एक्स का टर्म इन्वॉल्व हो सकता है या कुछ कांस्टेंट ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम कहते हैं कि अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स टी है, इसका मतलब यहाँ एक्स के टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं केवल, या टी के टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं केवल, या दोनों के टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये पूरी बात होती है कि अगर हम फंक्शन कह रहे हैं एक्स का, तो उसमें एक्स और कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स टी, इसका मतलब है कि वहाँ एक्स के टर्म भी हो सकते हैं, टी के भी टर्म हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं, या कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस आपको समझ करके चलनी है। ये फंक्शंस की आइडिया था जो हमने आपको दे दिया, ताकि आप बार बार इस छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूजन ना करो। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो है एफ एक्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट भी आ सकता है और बेसिकली तौर पर जीरो भी हो सकती है। यहाँ पर वेरिएबल भी आ सकता है, एक्स वाई या साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी आ सकती है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो एफ एक्स दो तरीके की सिचुएशन हमारे पास देती है। एक बार हो सकता है कि एफ एक्स आपके पास जीरो हो जाए, और दूसरी बार हो सकती है कि एफ एक्स आपके पास जीरो ना हो। ठीक है, ये दो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इंटीग्रल इक्वेशंस को समझेंगे। अगर हमारे पास एफ एक्स जीरो हो जाए या एफ एक्स जीरो ना हो तो क्या हो सकती है। देखो अगर हमारे पास एफ एक्स जीरो हो तो इन दिस केस हम इस इंटीग्रल इक्वेशंस को होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। यही दूसरी बात ये हो जाता है कि अगर आपके पास एफ एक्स जीरो ना हो तो हम इसे बेसिकली तौर पर नॉन होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशंस कहेंगे। इतनी बातें हैं जिसको समझ करके चलनी है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं एच एक्स पर। एच एक्स भी है वो दो तरीके की बिहेवियर होल्ड करती है। ठीक है जी, या आगे भी वेराइटी कर सकते हैं। चलो तीन वेराइटी पे चर्चा करते हैं। एक बार हो सकता है कि एच एक्स जो है वो बेसिकली तौर पर जीरो हो,
दूसरा जो हमारा एच एक्स है वो 1 हो, और तीसरा जो है हमारे पास एच एक्स जो है ना तो 0 हो ना तो 1 हो। तो हम इसकी अलग अलग नाम हम लोग देते हैं। जैसे अगर हमारे पास एच एक्स इज इक्वल टू 0 है तो होगा क्या कि हम इसे बेसिकली तौर पर फर्स्ट काइंड मान करके चलते हैं, यानी इस इंटीग्रल इक्वेशंस को फर्स्ट काइंड कहेंगे। अगर हमारा एच एक्स इज इक्वल टू 1 हो तो हम इसे इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड कहेंगे। और अगर हमारे पास 0 और 1 को छोड़ करके कुछ और हो तो हम बेसिकली तौर पर इसे थर्ड काइंड कह सकते हैं, या तो हम बेसिकली तौर पर आगे इस पर चर्चा करेंगे। खैर बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अब हम लोग एक एक करके और भी इसे एलुबरेट करने की कोशिश करते हैं और बाकी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इस इंटीग्रल इक्वेशंस को समझेंगे। लेकिन अभी तक हमने सीखा कि एच एक्स की 3 वेराइटीज देखने को मिल सकती है। एच एक्स अगर 0 है तो फर्स्ट काइंड, एच एक्स इज इक्वल टू 1 है तो सेकेंड काइंड, एच एक्स अगर 0 और 1 को छोड़ करके कोई और आ रहा है तो थर्ड काइंड के अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन हमें पूरे एग्जाम हॉल के अंदर या पूरे सिलेबस के अंदर ये 2 वेराइटीज पर ही डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। तीसरी वेराइटीज अगर आती है तो उसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ें हैं, जब हमारा एच एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो देखने को हमें कैसा इंटीग्रल इक्वेशंस मिलेगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो, जब भी आपके पास एच एक्स इज इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पर 0 डालोगे, एच एक्स की जगह 0। अब 0 इंटू समथिंग, अगर मान लेते हैं एच एक्स की जगह 0 डाल दिए तो 0 इंटू वाई एक्स अगर हम करें तो 0 इंटू समथिंग पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, यानी इधर जो क्वांटिटी है वो आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यानी वाई एक्स का इधर कोई भी टर्म आपके पास नहीं बचेगा। तो ये जब भी वाई एक्स का इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी टर्म नहीं बचेगा दैट मीन्स फर्स्ट काइंड है। अगर आपके पास एच एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ, अब इसको जरा समझ के देखो, 1 इंटू वाई एक्स, तो इन दिस सिचुएशन हुआ क्या कि 1 इंटू वाई एक्स मीन्स वाई एक्स केवल बचेगा। तो इन दिस केस अगर लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपके पास वाई एक्स बचा तो दैट मीन्स सेकेंड काइंड, ऐसे भी समझ सकते हो। और मान लेते हैं 0 और 1 को छोड़ के कुछ और मिला, जैसे कि आपको मान लिया 2 इंटू वाई एक्स, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो इससे केवल क्या बचेगा, वाई एक्स बचेगा, तो वो सीधा सीधी सेकेंड काइंड में ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस आप देख सकते हो और हम बाकी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो इन दिस सिचुएशन हमने बहुत सारी बातें किया है इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में। अब हम बहुत सारे आपके सामने एक एग्जांपल्स रखेंगे और उन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू आप समझेंगे कि कब हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशंस फ्रेडोल बनेगा, कब वो वोल्टेरा बनेगा, इन दिस सिचुएशन कब वो होमोजीनियस बनेगा, कब वो नॉन होमोजीनियस बनेगा, कब वो फर्स्ट काइंड बनेगा और कब वो सेकेंड काइंड बनेगा। ये आप सिचुएशन समझ सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले एक बार फिर से हम पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस को समराइज करते हैं और आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशंस था जिसमें एच एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का लेमडा, लोअर लिमिट अपर लिमिट के एक्स टी वाई टी डी टी वाले टर्म हमें दिख रही थी। इस वाले में के एक्स टी को हम लोग कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस कह रहे हैं, जिसमें के एक्स टी का मतलब बस इतना है कि उसमें एक्स का टर्म इन्वॉल्व हो सकता है, टी का टर्म या दोनों का, या कुछ कांस्टेंट भी यहाँ पर हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपर लिमिट में कांस्टेंट हो जाए तो हम फ्रेडोल नाम देंगे, वेरिएबल हो जाए तो वोल्टेरा नाम देंगे। लोअर लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी वहाँ कोई नंबर आएगा। लेमडा एक पैरामीटर है जिसके वैल्यू हर एक इंटीग्रल के अकॉर्डिंग चेंज करती है, तो 0, 1, 2, हाफ, 1/3 कुछ भी हो सकती है। एफ एक्स आपके पास एक्स का टर्म है, इसका मतलब है कि वहाँ एक्स के टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ कांस्टेंट आ सकती है। लेकिन इसकी 2 वेराइटीज देखने को मिलेंगी कि अगर ये 0 हो गया मतलब ये पूरी तरीके से गायब हो गया तो मीन्स होमोजीनियस होगा। अगर यहाँ कुछ टर्म इन्वॉल्व है यानी 0 नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, दैट सिंपल। अगर यहाँ पर एच एक्स की बात करें तो एच एक्स अगर 0 हो गया तो 0 इंटू वाई एक्स ये पूरा खत्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्स अगर नहीं बचा तो फर्स्ट काइंड, अगर 1 हुआ तो 1 इंटू वाई एक्स, दिस मीन्स वाई एक्स बचेगा। तो वाई एक्स अगर यहाँ रहा तो दैट मीन्स सेकेंड काइंड, और अगर मान लेते हैं इसको छोड़ के कोई नंबर रहा तो दैट मीन्स वो थर्ड काइंड में है।
दिस मीन्स अगर यहाँ 2 आ गया तो 2 इंटू वाई एक्स, दैट मीन्स ये थर्ड काइंड के केस में जाएगा। लेकिन थर्ड काइंड वाले को भी सेकंड बना सकते हैं, कैसे कि 2 वाले नंबर को उधर भेज के, अगर यहाँ 3 रहे तो उधर भेज करके हम सेकंड काइंड तक बना सकते हैं। दैट सिंपल सी लॉजिक है जिसको समझ के चलनी है। अब हम बेसिकली तौर पर इंटीग्रल इक्वेशंस की नेम और इसकी क्लासिफिकेशंस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। पहला बात क्या है वो पहला समझा देते हैं कि आपका अपर लिमिट पे डिपेंड करेगा कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल। दूसरी बात, आपके पास ये जो एफ एक्स है वो जीरो है या नॉन जीरो, यानी कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। और तीसरा केस एच एक्स पर निर्भर करेगा कि ये फर्स्ट काइंड बनाता है या सेकेंड काइंड। इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा और बेसिकली तौर पर यही बात हम लोगों को दिमाग में रखनी है। आइए अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरे पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इसकी क्लासिफिकेशन हम बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। आइए कैसे, देखो मेनली तौर पर आपको 3 ही बात का ध्यान रखनी है कि पहला आपकी अपर लिमिट क्या है उस पर, दूसरी क्या एफ एक्स जीरो है या नॉन जीरो, और तीसरी लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्स इन्वॉल्व है या नहीं है। इसी बात से आपको पूरी बातें की क्लियर पता लग जाता। तो मेरे पास जो पहला सिचुएशन है ये, इस वाले क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा साइड में लाते हैं और चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस इंटीग्रल इक्वेशंस में अगर आप थोड़ा सा देखें और गौर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। देखो मेनली तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली तौर पर अगर हम यहाँ 2 लिख करके चले, ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस है। इस इंटीग्रल इक्वेशंस में अगर आप यहाँ 2 को देखोगे तो ये आपके पास लेमडा के जैसा दिख रहा है, दैट इज योर 2 है, और ये हमारे पास पैरामीटर हो गया। यहाँ पर जो लोअर लिमिट 0 दिख रही है वो बेसिकली तौर पर आपके पास ax हो गया। अपर लिमिट आप देख रहे हो जो bx है, जो बेसिकली तौर पर x के जैसा आपके पास बन रही है। यहाँ जो आपके पास e⁻x - t है, ये बेसिकली तौर पर कर्नल ऑफ xt के जैसा दिख रहा है। ये आपके पास ऑलरेडी एक अननोन फंक्शन आपके पास यहाँ दिखाई ही दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और यहाँ जो आपने देखा है x², ये बेसिकली तौर पर fx के जैसा दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास yx का टर्म है। इसका मतलब हमने एक बात तो समझा था कि जनरल केस में हमारे पास hx इंटू yx होता है, तो इसका मतलब अगर hx हमारा 1 है तो 1 इंटू yx, दिस मीन्स केवल yx बचा है। दैट मीन्स ये सेकेंड काइंड की जैसे सिचुएशन हमारी बना रही है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करना चालू करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के लिए क्या था कि अगर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 0 हो जा रही थी, इसका मतलब है कि भैया ये होमोजीनियस बना रहा था। अगर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू नॉन 0 हो गया, इसका मतलब है कि वो नॉन होमोजीनियस बना रहा था। दैट सिंपल सी लॉजिक है। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स के जगह पर कोई वैल्यू है, यहाँ पर वो गायब नहीं हुआ है, वहाँ उसकी जगह खाली नहीं है, इसका मतलब वो नॉन जीरो है। तो इन दिस सिचुएशन हम इस इंटीग्रल इक्वेशंस को बेसिकली तौर पर ये कह सकते हैं कि भैया इसके वजह से ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हैं। दूसरा सिचुएशंस क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में yx है, तो अगर यहाँ yx का टर्म गायब हो जाता था तो फर्स्ट काइंड है, yx केवल रहता था तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली तौर पर इसको सेकेंड काइंड मान करके चलते थे। ठीक है जी, ये हमने वहाँ भी बात किया था। और तीसरा सिचुएशन हम अपर लिमिट को देखेंगे। अपर लिमिट को अगर हम देखें तो हमारे पास जो अपर लिमिट में है वो है x, और क्योंकि हमारे पास x है इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेरिएबल है। अब वेरिएबल होने के वजह से हम इसका नाम दे रहे हैं क्या, वोल्टेरा। ठीक है जी, तो इन दिस केस हमारे पास 3 सिचुएशन आया। पहला बात कि ये नॉन होमोजीनियस है, दूसरी बात सेकेंड काइंड है, और तीसरा क्या है, वोल्टेरा। तब हम इसके अकॉर्डिंग इसका नाम करेंगे कैसे, तो हम इसे ऐसे नाम करेंगे कि ये हो जाएगा पहला नॉन होमोजीनियस, फिर लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेरा, फिर लिखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कौन सा काइंड है, तो ये हमारे पास सेकेंड काइंड है तो हम लिखेंगे सेकेंड काइंड। दैट सिंपल सी लॉजिक यहाँ लगा करके चलेंगे। शॉर्ट में अगर इसी को नाम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड काइंड, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत आसानी से हम लोग इसका नामकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन है।
तो सबसे पहले देखो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, फिर देखो फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड, फिर देख लो वोल्टेरा है या फ्रेडोल है, यानी ऊपर वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उससे आपकी नाम इजीली लिखा जाती है। दैट इतना ही सी लॉजिक है जिसको आपको समझ करके चलनी है। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगती है आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई नए कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। पूरे कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप जरूर कमेंट कर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ देखेंगे कि x = 3 इंटीग्रल में 0 to x sin x - t ut dt आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसे सिचुएशंस में जब आप आओगे तो आपको समझ में आएंगी कि इस इंटीग्रल इक्वेशंस में हमें तीन चीज़ों पे फोकस करनी है। क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, क्या ये सेकंड काइंड है या फर्स्ट काइंड, क्या ये वोल्टेरा है या फिर फ्रेडोल है, यही चेक करनी है। तो सबसे पहले इसी इंटीग्रल इक्वेशंस को पहले ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x है, ठीक है, जबकि हमको चाहिए क्या था yx की पूरी टर्म चाहिए थी। अगर yx होता तो हम इसको सेकंड काइंड के कंसीडर करते, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। तो पहले इस इंटीग्रल इक्वेशंस को पहले ठीक करते हैं। जैसे ये जो x दिख रहा है हम उस x को उधर भेजते हैं, तो दैट मीन्स इधर 0 = -x प्लस का 3 0 to x, यहाँ पर बनेगा साइन x माइनस का t एंड यहाँ से बनेगा हमारे पास ut dt। ठीक है जी, इतनी बातें हैं। अब इस इंटीग्रल इक्वेशंस में अब ये करेक्ट हो चुकी है। कहने का मतलब क्या था कि इधर जो x था हम उसको उधर भेज दिए, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने दो ही बात सीखा था, या तो yx होगा या तो yx नहीं होगा, दैट सिंपल। तो इन दिस सिचुएशन यहाँ तो yx हमारे पास नहीं है, तो जो भी टर्म आपके पास एक्स्ट्रा दिख रही थी, चलो x दिखा, 2 दिखा, 4 दिखा, सबको उधर भेज दिए ताकि हम ये क्लियर कर सके कि लेफ्ट हैंड साइड में yx बचा है भी या नहीं बचा है। अब इस सिचुएशन से हमने देखा कि इस इंटीग्रल इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड में yx है नहीं, इसका मतलब है कि भैया ये फर्स्ट काइंड बना रहा है। ठीक है, इतनी बातें हैं। दूसरी, यहाँ पर देखो प्लस के पहले हमारे पास fx का कुछ टर्म है, यानी हमने देखा कि fx यहाँ पर 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं होने के वजह से क्या हो गया, ये बेसिकली तौर पर नॉन होमोजीनियस हो गया। इतनी बातें हैं जिसको समझ के चलनी है। एक तीसरा केस हम लोगों को देखना है अपर लिमिट। अपर लिमिट में देखो यहाँ दिख रही है आपको वेरिएबल, और जैसे ही आपको वेरिएबल दिखा हमने फटाक से कहा कि भैया ये आपके पास वोल्टेरा बनाएगा। तो इन दिस केस हमने सिंपली एक बात का यहाँ क्लासिफिकेशन शॉर्ट में कर सकते हैं कि भैया ये नॉन होमोजीनियस है, तो पहले लिख लिए नॉन होमोजीनियस। किस टाइप का है, तो भैया वोल्टेरा है। इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कौन सा काइंड है, तो भैया हमारे पास फर्स्ट काइंड है, तो हम लिख दिए फर्स्ट काइंड। ठीक है, इतनी ही नामकरण करनी है आपको कोई भी इंटीग्रल इक्वेशंस का, दैट सिंपल सी लॉजिक लगा के चलनी है। अब आते हैं, इस बार हमारे पास है तीसरे नंबर्स की इंटीग्रल इक्वेशंस, और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएंगी कि यहाँ हमारे पास ux है और यहाँ पर ut है, यानी yx के जगह पर ux और yt के जगह पर ut लिख करके वो चल रहा है। लेकिन इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़नी नहीं चाहिए। हम लोगों को तो ये तीन बात देखनी है कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड, और फ्रेडोल है या वोल्टेरा, यही बात पे चर्चा करनी है। अब देखो बेसिकली तौर पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ टर्म है, ठीक है, ux का टर्म है। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ux का टर्म होता है या yx का टर्म होता है, तो हम इसे बेसिकली तौर पर सेकेंड काइंड बोलते हैं। दैट सिंपल, इतनी ही लॉजिक लगा के चलनी है। वो ux के जगह पर yx भी लिख सकता था, कोई मैटर नहीं करती है। तब भी हमने देखा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई अननोन फंक्शन है, दैट मीन्स वो सेकंड काइंड हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस अगर हम लगाएं तो प्लस से पहले यहाँ पर कुछ भी टर्म हमारे पास नहीं है। बेसिकली अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक लेमडा टर्म तो निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब हमने शॉर्टली ये बात कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ हमारे पास जो fx होना चाहिए था वो बेसिकली 0 है, और अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे इंटीग्रल इक्वेशंस होमोजीनियस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट सिचुएशन में अब बात करते हैं अपर लिमिट की। अपर लिमिट में यहाँ कांस्टेंट दिख रही है 2 पाई, एक कांस्टेंट है। और भाई साहब अगर ये हमारे पास कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट के वजह से हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, तो फ्रेडोल नाम दे सकते हैं। तो इससे हम पूरे नामकरण कर सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस का, और वो क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं होमोजीनियस है। किस टाइप का जी, तो होमोजीनियस है, वो भी
फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कौन सा काइंड, तो ये सेकेंड काइंड, तो हम लिखेंगे दैट इज योर सेकेंड काइंड शॉर्ट में। तो हमने एक बात सीखा कि किस तरीके से हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो हम बस 3 बात पे ध्यान रखते हैं कि ये फर्स्ट काइंड है या सेकेंड काइंड, यहाँ एफ एक्स 0 है या नहीं है, और ऊपर में कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है, यानी इंटीग्रल से पहले अगर यहाँ कुछ टर्म होता तो भाई वो नॉन होमोजीनियस बनता, लेकिन कुछ टर्म था नहीं तो वो होमोजीनियस के केस में आया। अब बढ़ते हैं 4th नंबर पे, और यहाँ पर अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इंटीग्रल इक्वेशंस को जब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कोई अननोन फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ ut है तो इधर ux होना चाहिए था, जो कि ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ बस हमारे पास 1/π है, तो पहले उसको उधर भेजते हैं, क्योंकि हमें तो इधर केवल ux है या नहीं है वो हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन दिस सिचुएशन अगर आप उसको उधर भेजोगे तो 0 = -1/π बनेगा, क्योंकि प्लस में था उधर गया माइनस में, प्लस का 3 0 2 हमारे पास पाई बना, दैट इज योर cos x माइनस का t, एंड यहाँ पर बनेगा ut dt, दैट इज योर सिचुएशन। अब अगर यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, यानी कि यहाँ ux का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि भाई साहब ये आपके पास कौन सा काइंड हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई ये आपके पास फर्स्ट काइंड होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि प्लस से पहले यानी कि यहाँ पर कुछ टर्म है बचा हुआ है हमारे पास, यानी एफ की अगर कोई टर्म है इसका मतलब वो 0 नहीं है, और 0 नहीं होने के वजह से हम यहाँ पर इसे नॉन होमोजीनियस कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऊपर की लिमिट अब देख लेते हैं। ऊपर की लिमिट में हमारे पास यहाँ कांस्टेंट दिखाई दे रही है, और अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब है कि पूरे इंटीग्रल को हम यहाँ पर फ्रेडोल कह सकते हैं। तो इससे शॉर्टली हम लोग ये नामकरण कर सकते हैं कि भैया ये आपके पास नॉन होमोजीनियस फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ क्या नाम दे सकते हैं, फर्स्ट काइंड नाम दे सकते हैं। ठीक है, बस इतनी बात को समझ के चलनी है। पहले लिखनी है होमोजीनियस है या नहीं है, फिर इस वाले को फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन, अगर वोल्टेरा रहता तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ क्या लगानी है, फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड, जैसा सिचुएशंस रहेंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पर सिचुएशन को समझेंगे कि ये है क्या। बेसिकली तौर पर जब आप इस इंटीग्रल इक्वेशंस को देखोगे तो यहाँ 2 टर्म आपको दिखाई दे रही हैं, ux = sin x प्लस 0 to x x माइनस टी ut dt प्लस में x 2π x माइनस टी ut dt। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, पहले फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर समझेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ux है, इसका मतलब वो आप ux मान लो yx मान लो, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी टर्म है अननोन फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये भाई साहब आपके पास सेकेंड काइंड है, दैट सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर प्लस से पहले कुछ टर्म इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि एफ तो आपके पास 0 नहीं है, और 0 नहीं होने के वजह से हम इसे नॉन होमोजीनियस कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट सिचुएशन है, इस दोनों सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रेडोल बनाएगा या वोल्टेरा। तो एक बात आपको समझाते हैं कि ये पहले लिमिट जा कहाँ से रही है, कि पहले ये 0 to x गया, देखो 0 to x, और फिर x से पाई पर वो गया, यानी 0 to x और फिर x से पाई। तो लास्ट वाली जो लिमिट हमारी होती है वही हमारा डिसीजन करता है कि वो फ्रेडोल बनाएगा या वोल्टेरा। तो देखो लास्ट वाला हमारा है कांस्टेंट, यानी अपर लिमिट हमारा कांस्टेंट हो गया लास्ट वाला। तो अगर ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये आपके पास फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशंस बनाएगा। इतनी बात समझ के चलनी है। यानी हमने 5 जो सिचुएशंस लिए हैं वो हर एक अलग अलग टाइप के सिचुएशंस आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो इन दिस सिचुएशन अब इसकी अगर नेमिंग करनी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉन होमोजीनियस। ठीक है, क्या लिखेंगे वहाँ से, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ कौन सा काइंड, तो भाई साहब हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड काइंड। शॉर्ट में इसी को लिखना है तो n.h.f.i.e एंड ऑफ कौन सा काइंड, तो सेकेंड काइंड, ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे थे इंटीग्रल इक्वेशंस के ऊपर और उसकी क्लासिफिकेशंस और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जिससे आप किसी भी इंटीग्रल इक्वेशंस को पहचान सकते हो कि वो किस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशंस है।
क्या वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, सेकेंड काइंड है या फर्स्ट काइंड, क्या वो फ्रेडोल है या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। और बेसिकली तौर पर जब हम क्वेश्चंस को बनाते हैं तो इसमें तीन ही फैक्टर्स मैटर करती है कि वो फ्रेडोल है या वोल्टेरा, उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग वेराइटीज को लेकर के हम मेथड डिस्कस करते हैं। दूसरा, कई बार वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेराइटीज और मेथड पे डिस्कस करते हैं। और तीसरा, वो फर्स्ट काइंड है या सेकेंड काइंड, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेराइटीज पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे भी सिचुएशन आती है जब हम इन तमाम चीज़ों पर कोई मैटर ना करते हुए एक छोटा छोटी मेथड लगाते हैं जिससे पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। खैर, हम आने वाले सिचुएशंस में उससे बहुत तमाम सारी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे आगे हम डिस्कस करें इससे पहले हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।